हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल असल सोशोलॉजी में। और उम्मीद करता हूं कि आप पहले की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। और इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत है एक नई अवधारणा, एक नया टॉपिक जिसका नाम है हायरार्की ऑफ साइंसेस, विज्ञानों का संस्तरण, जो अगस्त कॉम्ट का ही जो है अगला टॉपिक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है अगस्त कॉम्ट का लॉ ऑफ 3 स्टेज पढ़ा था, उसको समझने का प्रयास किया था। और उससे जो अगला टॉपिक है वो है विज्ञानों का संस्तरण। तो हायरार्की ऑफ साइंसेज में देखते हैं अगस्त कॉम्ट ने जो है क्या बताने का प्रयास किया है, कौन से वो विज्ञान है जिनके बारे में अगस्त कॉम्ट बात करना चाह रहे हैं, और समाजशास्त्र को जो है किस प्रकार से इससे रिलेट करेंगे, बताएंगे क्या है। तो आइए देखते हैं अगस्त कॉम्ट। विज्ञानों का संस्तरण। विज्ञानों के वर्गीकरण का विचार कॉम्ट को सेंट साइमन से मिला है ना। पहली लाइन में बताया इन्होंने कि जो मुझे विज्ञानों का जो संस्तरण है वो सेंट साइमन से जो है, सेंट साइमन के द्वारा इनको प्राप्त हुआ है। यद्यपि आप सेंट साइमन के इस विचार से तो सहमत थे कि विज्ञानों का वर्गीकरण वैज्ञानिक ढंग से किया जाना चाहिए, फिर भी सेंट साइमन के वर्गीकरण से आप सहमत ना थे, ठीक है ना। एक तरफ तो सहमत थे, लेकिन कुछ कुछ मुद्दों पर ये जो है सेंट साइमन से सहमत नहीं थे कि विज्ञानों का संस्तरण किस प्रकार से होना चाहिए। उनका दावा था कि आप सेंट साइमन से कहीं अधिक वैज्ञानिक आधारों पर विज्ञानों का संस्तरण, विज्ञानों का वर्गीकरण प्रस्तुत कर सकते हैं। अगस्त कॉम्ट का ज्ञान या विज्ञानों का वर्गीकरण का सिद्धांत निम्नलिखित है या निम्न है, यानी कि इसको ज्ञान का वर्गीकरण या विज्ञानों का वर्गीकरण या संस्तरण भी कह सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिखते हैं, कॉम्ट का पॉजिटिव फिलोसफी, यानी कि इनकी जो है वेल नोन पुस्तक है ये पॉजिटिव फिलोसफी, और इसी किताब में ज़्यादातर अवधारणा इन्होंने दी है। पॉजिटिव फिलोसफी लिखने का उद्देश्य अपने नवीन विज्ञान समाजशास्त्र के लिए एक दृढ़ तथा वैज्ञानिक नींव को ढूंढना था, जिससे कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र और इसका अन्य विज्ञानों से संबंध स्पष्ट हो जाए, ठीक है। यानी कि एक नए विज्ञान को ढूंढ रहे थे, नए विषय की तलाश कर रहे थे, और उसी से जो है इन्होंने मतलब उसको जो तलाश करने में क्या क्या कठिनाइयाँ, क्या क्या जो है इनको करना पड़ा, विज्ञानों का संस्तरण भी उसी में से एक है, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस भी उसी में से एक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगस्त कॉम्ट को जो है करनी पड़ी। तो इसी उद्देश्य से कॉम्ट ने विज्ञानों का एक नवीन वर्गीकरण उतार चढ़ाव के आधार पर प्रस्तुत किया, ठीक है ना। यानी कि कौन सा विज्ञान पहले आएगा, कौन सा विज्ञान बाद में आएगा, कौन सा विषय पहले आएगा और कौन सा उसके बाद में आएगा। तो ये इन्होंने इस तरह से एक संस्तरण या वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। ज्ञान या विज्ञान के इस प्रकार के वर्गीकरण के लिए उन्होंने पराश्रयता वृद्धि क्रम, है ना, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये पूछ लिया जाता है, पराश्रयता वृद्धि क्रम, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिपेंडेंस के सिद्धांत को चुना, है ना। यानी कि पराश्रयता वृद्धि क्रम यानी कि कौन से विज्ञान का क्रम कब है और किस नंबर पर है, इसको जो है इन्होंने ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिपेंडेंस कहा है, ठीक है ना। ये पूछ लिया जाता है कभी भी किसी भी एग्जाम में, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिपेंडेंस क्या है, किसने दिया है, तो अगस्त कॉम्ट का सिद्धांत, अगस्त कॉम्ट ने ही दिया है हायरार्की ऑफ साइंसेज में। इसके बाद क्या है, दूसरे शब्दों में कॉम्ट के विचारानुसार ज्ञान या विज्ञान की प्रत्येक शाखा अपने से पहली शाखा या विज्ञान के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर आश्रित होती है, ठीक है ना। ये जैसा कि उन्होंने बताया, ज्ञान या विज्ञान की प्रत्येक शाखा अपने से पहली शाखा या विज्ञान के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर आश्रित होती है। यानी कि अगर कोई पहले चीज़ बनी हुई है ना, और अगर उसके बाद में कोई दूसरी चीज़ बनेगी तो जाहिर सी बात है वो जो है पहले के कुछ गुण लेकर के आएगी, है ना। पहले विज्ञान से सम्मिलित हो कुछ चीज़ें मिल करके ही कोई नई चीज़ का निर्माण करेंगी। तो यही इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि जो अगर कोई पहले विज्ञान बना हुआ है और उसके बाद में कोई अन्य विज्ञान बनेगा या दूसरा कोई अन्य विज्ञान बनेगा, तो वो उसकी जो विशेषताएं होंगी नए वाले विज्ञान की, वो पहले वाले विज्ञान से कुछ मेल खाती हुई होंगी, ठीक है ना। आएगा समझ में भी। इस निर्भरता का परिणाम यह होता है कि ज्ञान या विज्ञानों की एक शाखा से दूसरी शाखा को जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उस शाखा की पराश्रयता में वृद्धि होती जाती है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम नए नए विषय को ढूंढ करके आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे जो है डिपेंडेंसी का जो डिपेंडेंसी है उसमें जो है वृद्धि होती चली जाएगी, ठीक है ना। इस सिद्धांत के अनुसार जो सर्वप्रथम विज्ञान है वह किसी पर निर्भर नहीं। अगर पराश्रयता या डिपेंडेंस को अगर हम देखें तो अगर जो सबसे पहले कोई विज्ञान बन गया, ठीक है, सपोज करो कोई विज्ञान सबसे पहले बन गया, तो वो तो किसी पर डिपेंड है ही नहीं, क्योंकि वो सबसे पहले बन गया है। और उसके बाद जो विज्ञान बनेंगे, उसके बाद जो विषय बनेंगे, वो जो है पहले वाले
पर डिपेंड होंगे। उसके बाद जो सेकंड बनेगा वो पहले वाले पर डिपेंड होगा, जो थर्ड बनेगा वो सेकंड वाले पर डिपेंड होगा, जो फोर्थ बनेगा वो थर्ड वाले पर भी, उस पर भी, उस पर भी, वो सब पे डिपेंड होता चला जाएगा। तो इसको ही जो है कहते हैं डिपेंडेंसी, और ऑर्डर ऑफ डिपेंडेंसी का जो सिद्धांत है वो यही होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो सर्वप्रथम विज्ञान है वह किसी पर निर्भर नहीं, इसके बाद जो दूसरा विज्ञान विकसित होगा वह प्रथम विज्ञान पर आश्रित या निर्भर होगा, जैसा कि अभी बताया। जो तीसरा विज्ञान होगा वह पहले और दूसरे विज्ञान पर आश्रित होगा। जो चौथा विज्ञान होगा वह पहले, दूसरे और तीसरे विज्ञान पर आश्रित होगा। और इसी क्रम में विज्ञानों की प्रत्येक शाखा की प्राश्रयता में वृद्धि होती जाएगी। ठीक है ना, आई ना समझ में। यानी कि जो सबसे पहले विज्ञान बना उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। लेकिन जो उससे अगला विज्ञान बनेगा वो उस पर डिपेंड होगा। उससे अगला जो विज्ञान बनेगा वो दोनों पर डिपेंड होगा। अगर चौथा कोई विज्ञान बनता है वो तीसरे पर, दूसरे पर, पहले पर, वो सब पर डिपेंड होगा। ठीक है ना, यानी कि उसके अंदर जो है उन तीनों की विशेषताएं पाई जाएंगी। जो सबसे अंतिम में विज्ञान बनेगा वो ऊपर वाले पर, सब पर डिपेंड होगा। ठीक है, चलिए, इसलिए कॉम्ट के विज्ञानों के वर्गीकरण के सिद्धांत को पराश्रयता वृद्धि क्रम का सिद्धांत कहा गया है। ठीक है ना, ये हमने बताया पहले भी। आगे की विवेचना से ये सिद्धांत और भी स्पष्ट हो जाएगा। अगर हम और आगे अभी हम जो है पूरी डिटेल में जाएंगे और समझेंगे कि विज्ञानों का संस्करण जो है ये है क्या। तो कॉम्ट के अनुसार विज्ञानों का विकास का एक विशेष क्रम, डेफिनिट ऑर्डर होता है। ठीक है ना, एक विशेष क्रम से जो है होता है। वह क्रम है घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता। ठीक है ना, घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता, यानी कि जैसे जैसे हम नए विषय की तरफ चलते चले जाएंगे वैसे वैसे वो जो विषय है वो थोड़ा सा जटिल होता चला जाएगा। क्योंकि जो नया विषय है वो ऊपर के उन उपर्युक्त सभी विषयों में या सभी सब्जेक्ट्स में जो है उसकी विशेषता पाई जाएंगी। जो नया विषय बनेगा, है ना, जो नया विषय बनेगा, तो नया विषय जब बनेगा तो उसके अंदर जो इससे पहले विषय बने हुए हैं उनकी सबकी विशेषताएं उस विषय में पाई जाएंगी। इसलिए वो जो है थोड़ा सा जटिल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरे शब्दों में जैसे जैसे नवीन विज्ञान का जन्म होता है वैसे वैसे उस विज्ञान की अध्ययन वस्तु क्रमशः कम सामान्य और अधिक जटिल होती जाती है। कॉम्ट के विज्ञानों के वर्गीकरण के सिद्धांत के अनुसार एक विज्ञान की अध्ययन वस्तु जिस प्रकार की होती है उसी के अनुसार उस विज्ञान की अन्य विज्ञानों पर निर्भरता या विज्ञानों के संस्करण में उसका स्थान निश्चित होता है। ठीक है ना, आगे होगी समझ में बात। जो हम चीज़ें इतनी देर से बता रहे हैं वो सब चीज़ें इन्होंने लिखित में दे दी हैं। अध्ययन वस्तु जितनी ही विशिष्ट अथवा जटिल होगी उस विज्ञान की अपने से पहले वाले विज्ञान या विज्ञानों पर निर्भरता या पराश्रयता उतनी ही अधिक बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, यानी कि जो विज्ञान जितना बाद में आएगा वो उतना ही जटिल होगा, या जो विषय जितना बाद में आएगा वो उतना ही जटिल होगा। जटिल क्यों होगा? क्योंकि उसकी जो डिपेंडेंसी है, उसकी जो पराश्रयता है वो जो है ऊपर के विज्ञानों पर भी निर्भर होती है। यानी कि उसकी सारी की सबकी विशेषताएं जो हैं कुछ ना कुछ नए वाले विज्ञान में जोड़ी जाएंगी। इसलिए वो जो है थोड़ा सा जटिल होता चला जाएगा। यह इसलिए होता है क्योंकि सादी और सामान्य घटनाएं पहले आती हैं। ठीक है ना, यानी कि कोई सामान्य घटना है, कोई सिंपल घटना है, सादी घटना है कोई, तो वो सबसे पहले आएगी और उसका अध्ययन करना भी सरल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो विज्ञान बनेगा वो एकदम से सरल होगा, सादा होगा, और वो जो है सामान्य घटनाओं के द्वारा निर्मित होगा। इसलिए उसको जो है सरल या सादा विज्ञान कह सकते हैं। ठीक है ना, यह इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पहला विज्ञान वह है जो सबसे सरल विषय या घटनाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, यानी कि जो सबसे पहला विज्ञान है वो जो है सबसे सरल विषय या सबसे मतलब घटनाओं का अध्ययन करेगा, सबसे सरल घटनाओं का अध्ययन करेगा। और जो घटना सबसे अधिक सरल है वह सबसे अधिक सामान्य भी होती है। ठीक है ना, सामान्य इस अर्थ में कि वह जब स्थानों पर विद्यमान है, कि वह सब स्थानों पर विद्यमान है। ठीक है ना, अगर हम देखें 2+2 तो इट इज़ 4, तो 2+2 को कहीं भी जाके जोड़ेंगे तो वो जो है एक सामान्य सी घटना है और सब जगह जो है 2+2 4 ही दिखेगा। ठीक है ना, इस प्रथम विज्ञान के बाद जिन अन्य विज्ञानों का विकास हुआ उनका अध्ययन विषय क्रम
कम सामान्य और अधिक जटिल होता गया। इस प्रकार दूसरा विज्ञान प्रथम विज्ञान से अधिक जटिल विषय वस्तु से संबंधित होता है और तीसरा विज्ञान दूसरे विज्ञान से कम सामान्य और अधिक जटिल विषय से संबंधित होता है। अब इस कारण प्रत्येक विज्ञान अपने से पहले विज्ञान या विज्ञानों की खोजों, निष्कर्षों और सिद्धांतों पर क्रमशः अधिक निर्भर होता जाता है, अर्थात उसकी पराश्रयता में क्रमशः वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार प्रत्येक विज्ञान अपने से पहले विज्ञानों या विज्ञानों पर आधारित रहते हुए अगले विज्ञानों के लिए आधार प्रस्तुत करता है। यानी कि कोई भी अगर पहला विज्ञान है और उसके बाद जो विज्ञान बनेंगे वो पहले वाले पर डिपेंड होंगे, दूसरा विज्ञान बनेगा वो पहले वाले पर डिपेंड होगा, तीसरा बनेगा वो दूसरे और पहले पर डिपेंड होगा। इस प्रकार से जो सबसे बाद में विज्ञान बनेगा वो उपर्युक्त सभी विज्ञानों पर निर्भर होगा, डिपेंड होगा। पहले के विज्ञानों या विज्ञानों पर आधारित रहते हुए अगले विज्ञानों के लिए आधार प्रस्तुत करता है। साथ ही कॉम्ट के मतानुसार प्रत्येक विज्ञान अपने पिछले विज्ञान या विज्ञानों पर केवल निर्भर ही नहीं रहता, बल्कि वह पिछले विज्ञान या विज्ञानों को अपनी खोजों से सींचता भी रहता है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब आप इसको एक दो बार रिपीट करके देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको तुरंत एकदम से समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ ये है नहीं। अपने उपयुक्त सिद्धांत के आधार पर कॉम्ट ने विज्ञानों का जो संस्करण प्रस्तुत किया है वो इस प्रकार है। अब हम देखेंगे मेन चीज़ क्या है ना, ये क्या विज्ञानों का संस्करण है क्या भला, इसको जो है अभी 1 मिनट में जो है सब समझ में आ जाएगा। तो विज्ञानों के संस्करण में जो सबसे पहले है वो है गणित शास्त्र। गणित शास्त्र का मतलब यानी कि जो इन्होंने ये बताया है कि जो सबसे पहले विज्ञान आएगा वो सबसे सरल, सामान्य, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, जो गणित है वो सबसे सरल यानी कि संपूर्ण विज्ञान है। वो उसको जो है किसी पर भी डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने माना कि जो सबसे पहले विज्ञान का जन्म हुआ वो सबसे पहला जो विज्ञान था वो गणित शास्त्र था। ठीक है, गणित शास्त्र में गणित जो विषय है वो किसी पर डिपेंड नहीं है और वो जो है इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, उसको किसी भी विषय की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद आया एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र। तो खगोल शास्त्र जो सेकंड सब्जेक्ट है उसमें जो है गणित की भी आवश्यकता पड़ेगी, है ना। खगोल शास्त्र को क्या कहते हैं, भूगर्भ शास्त्र। तो भूगर्भ का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं गणित शास्त्र का भी जो है हमें आवश्यकता पड़ेगी और इसी लिहाज से इसको जो है इन्होंने दूसरे नंबर पर रखा है। और तीसरे नंबर पर रखा है इन्होंने भौतिक शास्त्र, फिजिक्स। तो फिजिक्स को तीसरे नंबर पर रखा है। तो फिजिक्स की जो डिपेंडेंसी है वो खगोल शास्त्र और गणित शास्त्र पर बढ़ जाती है। जो फिजिक्स पढ़ने वाले लोग हैं वो देखेंगे कि उसकी जो निर्भरता है वो खगोल शास्त्र पर भी है और गणित पर भी है। इसके बाद आया रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री चौथे नंबर पर आया, इसलिए केमिस्ट्री जो है वो फिजिक्स पर भी, एस्ट्रोनॉमी पर भी और मैथमेटिक्स पर भी डिपेंड है। वो ऊपर के सभी पर डिपेंड होती चली जाएगी और जैसे जैसे नीचे हम बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे जो है उस सब्जेक्ट की डिपेंडेंसी ऊपर वाले सब्जेक्ट्स पर बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, यही विज्ञान का संस्करण है। ठीक है, इसके बाद आया बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो आया 5वें नंबर पर, तो ऊपर के जो चारों विज्ञान हैं उन पर बायोलॉजी निर्भर करता है। और सबसे बाद में जो 6ठे नंबर पर इन्होंने लाए हैं 6ठे नंबर पर समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र जब 5 विषय के बाद आएगा यानी कि 6ठे नंबर पर, तो उसकी जो डिपेंडेंसी है वो ऊपर के 5 सब्जेक्ट पर है ना। गणित पर भी निर्भर है, खगोल शास्त्र पर भी समाजशास्त्र निर्भर है, भौतिक शास्त्र पर भी समाजशास्त्र निर्भर है, रसायन शास्त्र पर भी निर्भर है और प्राणी शास्त्र अर्थात बायोलॉजी पर भी जो है समाजशास्त्र निर्भर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सबसे बाद का विज्ञान है अर्थात जो समाजशास्त्र है वो उन सब पर निर्भर है। इसलिए सबसे ज़्यादा बढ़िया, सबसे सटीक और एकदम से जो विज्ञान यानी कि जो जिसमें सारे विज्ञानों की विशेषताएं होंगी वो तो एकदम से बढ़िया विज्ञान होगा ना, अच्छा विषय होगा, जिसके अंदर गणित की भी विशेषताएं हैं, जिसके अंदर खगोल शास्त्र की भी विशेषताएं हैं, जिसके अंदर भौतिक शास्त्र की विशेषताएं हैं, जिसके अंदर रसायन शास्त्र की विशेषताएं हैं, जिसके अंदर प्राणी शास्त्र की विशेषताएं हैं। तो जब सबकी विशेषताएं एक साथ सम्मिलित होकर के एक नए विज्ञान को बनाएंगी, एक नए विषय को बनाएंगी, तो विषय तो सबसे ज़्यादा परिपूर्ण हो जाएगा ना, एकदम से संपूर्ण नॉलेज जो होगी वो उस विज्ञान में होगी। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा
जटिल जो विषय है जो सबसे बाद में आया वो समाजशास्त्र है। जटिल इसलिए नहीं क्योंकि सब बहुत ज़्यादा कठिन है। जटिल कहने का उद्देश्य है कि उसके अंदर वो चूंकि उन 5 विषयों पर निर्भर है, इसलिए पांचों विषयों की विशेषताएं लिए हुए है छठा विज्ञान हमारा, इसलिए वो सबसे ज़्यादा आधुनिक, सबसे ज़्यादा समाज की जानकारी देने वाला विज्ञान, सबसे अधिक महत्वपूर्ण विज्ञान, और जितनी भी विशेषताएं कहें वो इसके लिए थोड़ी सी कम ही होंगी। ठीक है ना। तो ये है विज्ञानों का संस्करण: गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र और समाजशास्त्र। इसका जो क्रम है इसका जो क्रम है वो यही रहेगा बच्चों। अगर कहीं लिखने के लिए आता है तो ये नहीं कि पहले तुमने खगोल शास्त्र लिख दिया फिर प्राणी शास्त्र लिख दिया, नहीं। इसका जो क्रम है वो क्रम बिल्कुल यही है। सबसे पहले गणित को लिखेंगे, उसके बाद खगोल शास्त्र को लिखेंगे, उसके बाद भौतिक शास्त्र को लिखेंगे, फिर रसायन शास्त्र को लिखेंगे, फिर जो है बायोलॉजी को लिखेंगे या प्राणी शास्त्र को लिखेंगे, और सबसे बाद में लिखेंगे समाजशास्त्र को। समाजशास्त्र चूँकि उन सभी की विशेषताएं लिए हुए इसलिए एक बहुत अच्छा विषय के रूप में अगस्त कॉम्ट ने इसको जो है बनाया है, इसलिए इसको जो है इन्होंने छठे नंबर पर रखा है। तो विज्ञानों के संस्करण में सर्वप्रथम स्थान गणित शास्त्र का है। इसका कारण कॉम्ट के मतानुसार यह है कि गणित शास्त्र सबसे अधिक पुराना, आधारभूत तथा दोष रहित विज्ञान है, यानी कि उसके अंदर कोई दोष नहीं है और वो जो है एकदम से टोटल सब्जेक्ट है, टोटल साइंस है, यानी कि पूर्ण विज्ञान है। ठीक है ना। गणित ही वह सबसे अधिक शक्तिशाली औजार है जिसको उपयोग में लाए बिना प्राकृतिक नियमों का अन्वेषण असंभव है। इस अर्थ में यह मानव चिंतन का सबसे मौलिक उपकरण है। अनुसंधान के क्षेत्र में चाहे वह सामाजिक हो या प्राकृतिक, गणित शास्त्र से अधिक निर्धारण योग्य और कोई भी विज्ञान नहीं है, क्योंकि तथ्य का यथार्थ ज्ञान या विभिन्न तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का सुनिश्चित ज्ञान गणित शास्त्र की सहायता से ही संभव है। ठीक है ना। तो इन्होंने गणित की विशेषताएं बताई हैं। तो गणित के बिना जो है, गणित शास्त्र के बिना जो है कोई भी हम रिसर्च नहीं कर सकते, और चाहे वो रिसर्च प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक हो या वैज्ञानिक हो, हम बिना गणित के जो है कोई भी काम करने के लिए जो है असमर्थ ही होते हैं। अन्य कोई भी विज्ञान अपने अन्वेषण या शोधकर्ता में तब तक कदापि सफल नहीं हो सकता जब तक कि वह गणित शास्त्र की सहायता न ले, क्योंकि यह समस्त विज्ञानों का आधार या बुनियाद है। सबसे पहले जो विज्ञान आया वो गणित शास्त्र था। क्यों? क्योंकि वो टोटल विज्ञान है। 2 और 2 हमेशा 4 ही रहेंगे, कहीं भी चले जाओ उसमें कोई इफ़ और कोई बट नहीं होता है। ठीक है। तो जब वो इतना संपूर्ण विज्ञान है उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए वो जो है सबसे पहले नंबर पे है, इसलिए उसको जो है हमने फर्स्ट पोजीशन पे रखा है। इसी बुनियाद के ऊपर अन्य सभी विज्ञान खड़े हैं, यानी कि जो फाउंडेशन है वो मैथ है, और मैथ जो है अपने ऊपर बहुत सारे विज्ञानों को टिकाए हुए है और अपने को विज्ञान कहलाने के योग्य है। इसलिए कॉम्ट विज्ञानों के संस्करण में गणित शास्त्र को प्रथम और आधारभूत स्थान प्रदान करते हैं। ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ ये जो आज का टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक्स अ लॉट।